नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले बात बुलेटिन में जोशीमठ की ही करेंगे। तो आज जोशीमठ में दिन भर हल्की बारिश होती रही, शाम को भी बारिश हुई है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई तो निचले इलाकों में कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई। हालांकि बारिश और बूंदाबांदी के बीच जोशीमठ में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चलता रहा। और इसी बीच जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के लिए कॉमन किचन में खाना बन रहा है। नगर पालिका में यह किचन बनाया गया। चमोली जिला प्रशासन के सीनियर अधिकारी पहुंचे, किचन का जायजा लिया। प्रभावितों के बीच बैठकर अधिकारियों ने खाना खाया। अधिकारी राहत शिविरों में भी पहुंच रहे हैं, लोगों को उनके साथ होने का एहसास दिला रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को लगातार शिविरों में जाने के निर्देश दिए हैं। चमोली के डीएम हिमांशु खुराना के साथ एडीएम और सीडीओ ने भी प्रभावितों के साथ बैठकर खाना खाया। इधर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी जोशीमठ में हैं। यहां पर प्रभावितों से उन्होंने भी मुलाकात की है, राहत शिविरों का निरीक्षण भी किया है। सरकार की ओर से दी गई धनराशि के चेक उन्होंने प्रभावितों को बांटे। 61 प्रभावितों को 1.5 लाख रुपए के चेक दिए गए हैं। सीएम धामी के निर्देश के बाद प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत जोशीमठ पहुंचे और कुछ दिन अब जोशीमठ में ही रहेंगे। और जोशीमठ में आपदा के करीब 13 दिन बाद आज बड़ी और अच्छी खबर आई कि चमोली के डीएम के मुताबिक जिन इलाकों में दरारें आई थी उसके अलावा नई जगहों पर अब दरार नहीं बनी है। साथ ही डीएम ने बताया कि मारवाड़ी इलाके में जो पानी का रिसाव हो रहा था वो भी घटने लगा है, काफी कम हो गया है। हालांकि जहां पहले से दरार आ चुकी है वहां अब भी हालात बहुत खराब ही हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब दरारों में स्थायित्व आ गया है, यानी कि दरारों की चौड़ाई अब बढ़ नहीं रही है, पानी का रिसाव भी कम हो रहा है, जिससे जोशीमठ के लोगों ने भी अब राहत की सांस ली है। जो दरारें हैं वो कम हुई हैं और पानी के रिसाव भी कम हो रहा है, तो ये ठहराव की स्थिति आई है। तो हम सभी की आशा यही है कि ये स्थायी रूप से हो, ताकि जोशीमठ के वासियों को ये जो आपदा का सामना करना पड़ा उससे राहत मिल सके। जोशीमठ इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। जमीन धंस रही है, गहरी होती दरारें लोगों के लिए रहस्य बन गई हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वैज्ञानिकों और एजेंसियों की एक टीम जोशीमठ में डेरा डालना शुरू कर चुकी है। हिमालय हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। इतना रहस्य भरा हुआ है कि विज्ञान के लिए आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। इसी हिमालय की गोद में बसा जोशीमठ है, जिस पर इन दिनों संकट के बादल छाए हुए हैं। आखिर यहाँ की जमीन के अंदर ऐसा क्या है जो सब कुछ उलट पुलट करने को बेताब। इस रहस्य को जानने के लिए देश की टॉप मोस्ट साइंटिफिक एजेंसियों ने जोशीमठ में डेरा डालना शुरू कर दिया है। जीएसआई पूरे एरिया का लैंडस्लाइड की दृष्टि से जियोलॉजिकल मैपिंग कर रही है। जीएसआई ही उन जगहों की भी जांच करेगी जो क्षेत्र पुनर्वास के लिए प्रस्तावित है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान सेस्मिक दृष्टि से पता करेगा कि जमीन के नीचे किस तरह की हलचल हो रही है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की टीम भूजल का टेस्ट कर रही है कि ये पानी गंदा आखिर क्यों है। सीबीआरआई की टीम भवनों का जायजा ले रही है कि कौन सी बिल्डिंग रहने लायक है और कौन सी नहीं। एनजीआरआई हैदराबाद ने भी अपने कई उपकरण जोशीमठ भेजे हैं। यहाँ की टीम जमीन के अंदर पानी के भंडार का पता लगाएगी। ना अभी बेसिकली किस वजह से ये हुआ, क्यों अचानक जो भूदशाव हो रहा था उसकी गति बढ़ गई, उस सब का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक संस्थान जो हैं उनके वैज्ञानिक यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा वाडिया इंस्टीट्यूट की कई टीमें जोशीमठ में डेरा डाले हुए हैं। वाडिया इस बात का डाटा इकट्ठा करने में जुटा हुआ है कि जो दरारें हैं वो सतही हैं या जमीन के अंदर तक घुसी हुई हैं। अभी हम लोग उसमें सेस्मिकली भी मॉनिटर करेंगे, तो देखेंगे कौन सा जायगा में ज्यादा सेस्मिसिटी एनहांस हो रहा है। तो जिस जगह में सेस्मिसिटी एनहांस हो रहा है, अगर हमारा सेस्मिक इंस्ट्रूमेंट से पता चलेगा, उसमें से पता चलेगा, हम लोग मॉनिटर करके बताएंगे, तो उस रीजन को हम लोगों को बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस रीजन में लैंडस्लाइड आने का संभावना आता है। जैसे
ये सभी साइंटिफिक टीमें एक कंबाइंड रिपोर्ट तैयार करेंगी, जिससे शायद इस बात का खुलासा हो सके कि जोशीमठ के गर्भ में क्या छिपा है। उम्मीद है कि वैज्ञानिकों की यही रिपोर्ट नए जोशीमठ की आधारशिला भी रखेगी। न्यूज 18 के लिए जोशीमठ से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। जोशीमठ शहर जिस पहाड़ पर बसा है वो कोई ठोस चट्टान नहीं है, लेकिन जहां शहर की जड़ पर ठोस चट्टान है भी उसे सड़क के लिए काटा जा रहा है। जोशीमठ शहर के ठीक नीचे अलकनंदा नदी के किनारे बाईपास का निर्माण हो रहा है। इस बाईपास के लिए शहर के ठीक नीचे की चट्टानों को काटा जा रहा है। हालांकि दरार आने के बाद इस काम को फिलहाल रोक दिया गया है। जोशीमठ में हो रहे भूधसाव के लिए अनियोजित निर्माण कार्यों को भी बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। शहर पर इतना बोझ हो गया कि जमीन धंसने लगी तो नीचे से अलकनंदा का कटाव भी शुरू हो गया और हार्ड रॉक न होने के कारण अलकनंदा के निचले हिस्सों और अलकनंदा के तट पर यानी कि जोशीमठ शहर के निचले हिस्सों में भी कटाव होने लगा। लेकिन जहां हार्ड रॉक है भी अनियोजित निर्माण कार्यों का ये सिलसिला है कि वो हार्ड रॉक भी इंसानों के द्वारा छेड़ दी गई, यानी कि धरती को हिला दिया गया। आप ये ठीक सामने देखिए, अलकनंदा नदी का एक किनारा है, बद्रीनाथ हाईवे इससे टच है और जोशीमठ शहर के ठीक नीचे यहाँ पर बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। ये करीब 6.5 किलोमीटर लंबा बाईपास है जो हेलंग से बद्रीनाथ हाईवे पर मारवाड़ी क्षेत्र में जुड़ेगा। यानी कि अगर आपको बद्रीनाथ जाना है तो आपको जोशीमठ शहर में जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप बाईपास के जरिए सीधे बद्रीनाथ जा सकते हैं। लेकिन इस बाईपास निर्माण के लिए जोशीमठ शहर का ठीक नीचे जो नींव है वहां पर जो हार्ड रॉक है, आप देखिए कि उसको वहां पर कटिंग किया जा रहा है। इसके चलते भी लोगों का यह आरोप है कि इसी बाईपास के निर्माण के कारण भी जोशीमठ शहर में भूधसाव बढ़ा है। जैसे कि अलकनंदा नदी पर जहां जहां धसाव हो रहा है, ये माना जा रहा है कि ये पूरा हिस्सा ऊपर से नीचे की ओर अलकनंदा की ओर धंसता जा रहा है। तो जहां पर हार्ड रॉक है उसको भी अनियोजित तरीके से छेड़ा जा रहा है। यही कारण है कि जब जोशीमठ शहर में क्रैक्स आने शुरू हुए, भूधसाव शुरू हुआ, उसके तत्काल बाद बाईपास के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ सुनील नवप्रभात, न्यूज 18 जोशीमठ। और जोशीमठ में राहत बचाव के बीच देहरादून में कैबिनेट मीटिंग हुई। प्रभावितों की मदद के लिए कैबिनेट में कई बड़े फैसले हुए ताकि आपदा की आफत के बीच लोगों को थोड़ी राहत दी जा सके। जोशीमठ में आई आपदा यहाँ रहने वालों के सर पर पहाड़ बनकर टूटी है। मुसीबत के बीच लोगों को कैसे तुरंत राहत दी जा सके, इसको लेकर धामी कैबिनेट ने कई बड़े फैसले लिए। इन फैसलों में जोशीमठ के प्रभावितों के लिए 45 करोड़ के फंड को कैबिनेट की मंजूरी मिली। प्रभावितों के लिए पीपल कोटी, कोटी फॉर्म, गोचर के साथ गोप सेलंग और ढाक गांव में भी जमीन देखी जाएगी। 6 महीने के लिए मकान का किराया अब 4000 से बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। प्रभावित परिवारों को होटल कमरे के लिए किराया दिया जाएगा या 950 रुपए रोज दिए जाएंगे। हर प्रभावित व्यक्ति को रोजाना 450 रुपए का खाना या 450 रुपए रोजाना दिए जाएंगे। छोटे पशुओं के चारे के लिए 45 रुपए और बड़े पशुओं के लिए 80 रुपए रोज दिए जाएंगे। नवंबर 2022 से अगले 6 महीने के लिए बिजली पानी का बिल नहीं देना होगा। कोऑपरेटिव बैंक से लोन होने पर 1 साल तक किश्त जमा नहीं करने की छूट होगी, जबकि दूसरे बैंकों के लिए केंद्र सरकार को लेटर भेजा जाएगा। जमीन या मकान बनाने का आकलन करते हुए आर्थिक पैकेज का प्रस्ताव 1 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। जोशीमठ के जियोलॉजिकल सर्वे और ड्रेनेज का काम जल्द प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सिंचाई विभाग या वेबकॉस को दिया जाएगा। जमीनें चिन्हित की गई थी लोगों को विस्थापित करने के संबंध में। उसमें पहले कोटी फार्म, पीपल कोटी, गौचर का नाम था। 2 जगह और देखे गए हैं, गौक, सेलन और ढाक। जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5000 करने का निर्णय लिया। जोशीमठ की आपदा को सरकार ने प्राकृतिक आपदा माना है, क्योंकि जोशीमठ के नीचे कोई भारी चट्टान नहीं है। ऐसे में अलग अलग फेज में पहाड़ी शहरों का सर्वे किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल तक कौन सा शहर कितना बोझ सह सकता है, ये काम जल्द ही शुरू किया जाएगा, ताकि जोशीमठ जैसे हाल किसी दूसरे पहाड़ी शहर के ना हो सके। जितने भी करीब 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूधसाव हो रहा है उसका कारण क्या है।
और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे जिसमें एनटीपीसी भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। जोशीमठ आपदा के बाद हुई पहली कैबिनेट बैठक में फैसले सिर्फ जोशीमठ पर हुए, ताकि मुश्किल वक्त और आफत के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और जोशीमठ में आई आपदा को क्षेत्रीय दल उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकारों की अनदेखी का नतीजा बताया। दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि 1975 में ही मिश्रा कमेटी ने साफ कर दिया था कि जोशीमठ में खतरा है, लेकिन तब से सरकारें सोती रहीं। नतीजा ये है कि आज जोशीमठ बर्बाद हो रहा है। साथ ही एरी ने यह भी कहा कि हिमालय में बड़ी विकास योजनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए, नहीं तो जोशीमठ जैसे हालात उत्तराखंड के कई इलाकों में हो सकते हैं। जोशीमठ में आई आपदा पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है यहाँ, और प्राथमिकता हर व्यक्ति को बचाने के साथ ही भूगर्भ अध्ययन की भी है। नैनीताल पहुंचे अजय भट्ट ने नैनीताल क्लब में बैठक ली, विकास कार्यों का जायजा भी लिया और इस दौरान नैनीताल के बजट के लिए कहा कि जल्द ही सरकार पैसा जारी करेगी। भूगर्भ शास्त्री आज रिपोर्ट देंगे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। उसके आधार पर ड्रेनेज बननी हो, अंदर कोई पाइप डालने हो, या कैसे उसको स्थायी बनाना है, जोशीमठ को कैसे बचाना है, तो इस ओर सरकार का पूरा ध्यान है। इसीलिए एक बहुत बड़ा बजट सरकार ने वहाँ पर पहले ही मन बना लिया है कि हम खर्च करेंगे। और इसी बीच जानकार ये भी कह रहे हैं कि जोशीमठ जैसा डर नैनीताल पर भी है। अगर ऐसा है तो हजारों की आबादी खतरे में है। नैनीताल का पांव कहे जाने वाला बालिया नाला रोज टूट रहा है। पल पल डर यहां के लोगों को सता रहा है। हालांकि इससे ट्रीटमेंट के लिए पैसा तो स्वीकृत कर दिया गया है, लेकिन टेंडर अब तक जारी नहीं हुआ है। नैनीताल का ये पूरा इलाका खतरे की जद में है। बलिया नाले के कटाव से पूरे क्षेत्र में खतरा है, तो मकानों का धाराशायी होने का खतरा पल पल बना हुआ है। सैकड़ों मकान और हजारों लोग बलिया नाले के संकट पर खड़े हैं, तो पैसा स्वीकृत होने के बाद भी ट्रीटमेंट का काम छोड़ो, टेंडर तक नहीं हो सका है। डर के साए में जी रहे इस इलाके के लोग अब सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि कब जनता को राहत मिलेगी। हमारा सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस राशि को मुक्त किया जाए ताकि नैनीताल को बचाया जा सके। नैनीताल को बहुत भारी खतरा है इससे, क्योंकि नैनीताल की नींव ही मेरे हिसाब से बलिया नाला, अगर बलिया नाला टूटे तो नैनीताल पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। दरअसल बलिया नाले की इसी पहाड़ी पर नैनीताल का अस्तित्व टिका है, तो पिछले कुछ सालों में तेजी से यहाँ रोजाना कटाव हो रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद हाई पावर कमेटी का गठन हुआ, तो सरकार को भी हाईकोर्ट ने बड़े आदेश ट्रीटमेंट के लिए दिए। हालांकि कोरोना के दौरान जापानी कंपनी काम छोड़कर चली गई, तो पुणे की कंपनी जेन्स 2 ने 200 करोड़ की डीपीआर सरकार को दी, तो सरकार ने भी इसको महीने भर पहले पैसा स्वीकृत कर लिया। हालांकि अब तक टेंडर नहीं होने पर सरकार का अपना तर्क है। नहीं थी स्वीकृति, तो हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट के बाद शासन ने स्वीकृति अपनी ओर से दे दी है। अब टीएसी होनी है, तो टीएसी की कार्रवाई चल रही है। टीएसी भी लगभग हो गया, शीघ्र इसमें धनराशि भी उपलब्ध हो जाएगी। बहरहाल नैनीताल के लिए बलिया नाले का इलाज जरूरी है। अगर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो जोशीमठ जैसे हालात भी जल्द बन जाएंगे। सरकार जल्द अब टेंडर करे ताकि लोगों के घर और उनको बचाया जा सके। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिस्ट की रिपोर्ट। इधर जसपुर पुलिस ने लाखों रुपए की कीमत की लीसा से लदा एक ट्रक बरामद किया, साथ ही एक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा ड्राइवर भाग निकला। लीसा को ऋषिकेश से रुद्रपुर लेकर जाया जा रहा था, तभी कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान लीसा बरामद कर ली गई। ट्रक में 142 कनस्तर लीसा रखा हुआ था। अवैध रूप से लाए जा रहे लीसे को ट्रक के साथ ही सीज कर दिया गया और वन एक्ट के तहत आरोपी को जेल भेजा गया है। लीजा है,
तो चेकिंग के दौरान इस ट्रक को पकड़ा गया है। इसमें लगभग 142 टिन लीजा है जो कि 2000 लीटर के करीब है और इसमें 2 ड्राइवर थे। एक ड्राइवर को मौके से अरेस्ट किया गया है, दूसरा ड्राइवर फरार हो गया था। पहाड़ों पर ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। चमोली की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहां पर लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पूरा बद्रीनाथ धाम इस वक्त मोटी चादर में लिपटा हुआ दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के चल रहे काम भी प्रभावित हो रहे हैं। हेमकुंड साहिब और औली में भी बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। हालांकि इस बर्फबारी का पूरे साल इंतजार भी होता है। सैलानियों के साथ साथ ही पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों को भी इंतजार होता है, क्योंकि इसी बर्फबारी को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहाड़ों का रुख करते हैं। उत्तरकाशी के विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम उपला, टकनोर के झाला, सुखी, मुखवा, हर्षिल आदि क्षेत्रों में रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। बर्फबारी होने से पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। बर्फबारी को फसलों के लिए भी लाभदायक माना जाता है। वहीं क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पिछले 2-3 महीने से बारिश और बर्फबारी ना होने से किसान काफी परेशान थे, चिंतित थे। लेकिन अब जब बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, तो किसानों को भी उम्मीद जगी है कि उनकी फसल बेहतर हो सकेगी। नैनीताल का मौसम भी इस समय कड़ाके की ठंड वाला है। गुरुवार रात से बारिश के बाद सुबह चाइना पीक की पहाड़ी में स्नोफॉल देखने को मिला। दिन भर बदलते रहे मौसम से शहर में फिर से ठंड बढ़ गई है। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई, जिसके बाद शहर में स्नोफॉल की उम्मीद लोग जता रहे हैं। नई टिहरी शहरवासियों को अब पार्किंग की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन द्वारा शहर में 3 बड़ी पार्किंग बनाई जाने की योजना है, जिसके लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। जगह चिन्हित कर लिए गए हैं। पार्किंग का काम भी शुरू कर दिया गया है। पार्किंग बनाने का डीएम का कहना है कि शहर में 3 बड़ी पार्किंग का निर्माण कराया जा रहा है और मार्च तक ये बनकर तैयार भी हो जाएगा। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पटवारी पेपर लीक